ज़िंदगी में कुछ हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू ऑल आर फीलिंग वेरी फाइन। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम अपलोडिंग माई वीडियो। बहुत रात हो चुकी है, बहुत लेट हो चुका है, बट मैंने सोचा कि चलो जहाँ हमें स्टडी करनी है या करानी है तो हमें कोई टाइम भी नहीं देखना। टुडे आई विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म। उससे पहले मैंने फॉर्मलिज्म के बारे में, न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में और रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी उसको कैसे अपोज करती है ये बताया था। थोड़ी सी मोटिवेशनल लाइन बोलें? ठीक है, आप कहते हैं तो बोल ही देती हूँ। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक हौसले सा भरा कदम उठाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना लेती हो सुंदर आशियाँ, उसने कहा तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आज हम स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में जानेंगे। आप सोच रहे हैं क्या है स्ट्रक्चरलिज्म? देखिए, मैंने पिक्चर के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है सिंपल वर्ड्स में। देखिए, फ्लावर्स है, ये सिंगल फ्लावर्स तो नहीं है ना, पेटल्स हैं इसमें, लीव्स हैं, बहुत सारे पेटल्स हैं इसमें, पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, तब जाकर ये अलग स्ट्रक्चर बना है इसका। और यहाँ पर बटरफ्लाई दिखाई दे रही है आपको। मैंने आपके लिए पिक भी खींचा ताकि मैं बता सकूं। देखिए, बटरफ्लाइज है, कई सारे लेग्स हैं, इसके कलर्स हैं और ऊपर से लेकर थोड़ा नीचे तक है। देखिए, यही कहते थे हमारे स्ट्रक्चरलिज्म के राइटर। आगे हम देखेंगे कि कहाँ आया था। देखिए, ये बिगेन हुआ था फ्रांस में। मैं इसमें डेट बता देती हूँ आपको, 1950 में, 1950 में बिगेन हुआ था फ्रांस में। और इसके बहुत ही फेमस थे क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। तो 1908 से 2009 तक याद रखिए। मैं दोबारा इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तब तक उनका पीरियड चला, उनका बर्थ हुआ, डाइट हुआ, तो ये सब उसमें था। और ये थे फ्रेंच के एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, फ्रेंच के एंथ्रोपोलॉजिस्ट जानते हैं ना आप, जो पुरानी चीज़ों को स्टडी करते हैं, पौराणिक चीज़ों को। ठीक है, जैसे मिथ्स वगैरह, एंथ्रोपोलॉजिस्ट पुरानी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है, गुफाओं में जाते हैं, उनको सर्च करते रहते हैं। फिर था, यहाँ बताया गया है स्ट्रक्चरलिज्म में नो वन इज़ आइसोलेटेड। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अलग रह सके, एक दूसरे से अलग रह सके। इंटरडिसिप्लिनरी होता है। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब जैसे कि मान लीजिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ। हम लोग एसएसटी पढ़ लेते हैं। एसएसटी में क्या होगा, उसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं होगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायो और सारी चीज़ें, समाज की सारी चीज़ें। आप उसमें पॉलिटिकल साइंस भी ऐड कर सकते हैं, मतलब जो भी समाज से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर है बिल्डिंग ब्रिक्स। तो आपके सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग है, ठीक है, वो ऐसे ही तो नहीं बन गई। उसमें सीमेंट का यूज़ हुआ, ईंटों का यूज़ हुआ, रेत का यूज़ हुआ, चूने का यूज़ हुआ और बहुत सारी चीज़ों का यूज़ हुआ। फिर उसमें पेंट किया गया, तो ये सारी चीज़ें उसमें आई। तो बिना स्ट्रक्चर के कुछ भी नहीं है। एक व्लादिमीर नबोकोव थे जो कि रशियन राइटर थे। उनका बहुत फेमस वर्क है, हमने 10th क्लास में स्टडी किया है, शायद आपकी बुक्स में भी होगा, द प्रपोज़ल। ठीक है, तो ये रशियन राइटर थे और इन्होंने बताया था इसके स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में 37 फंक्शंस थे और कुछ उसमें रोल्स बताए थे उसमें। और यहाँ पर क्या किया जाता है कि देखिए, जो चीज़ छुपी हुई है उसको कैसे प्रकट किया जाए। मान लीजिए कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग्स के अंदर कैसे अंदर की चीज़ें हैं उनको प्रकट किया जाए ताकि वो और अच्छे से बनाई जा सकें। फिर है सम इम्पॉर्टेंट राइटर्स। देखिए, अब हमें थोड़ा सा सम इम्पॉर्टेंट राइटर को देख लेना चाहिए, बिकॉज कौन कौन राइटर थे, क्या क्या उन्होंने योगदान दिया, इसके बारे में पता चल जाएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा हमारे को समझने के लिए। आई थिंक आपको स्ट्रक्चरलिज्म पता चल गया होगा और क्या क्या था उसमें, कब बिगेन हुआ, कब वो आया और कौन कौन उसका जो मेन फादर रहे, कौन थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस रहे। और अब हम इसमें राइटर्स के बारे में जानेंगे, फिर लास्ट में आपको रिवीजन करवा दूँगी, डोंट वरी। देखिए, सबसे पहले आते हैं फर्डिनेंड डी सॉसर। फर्डिनेंड डी सॉसर स्ट्रक्चरलिज्म में तो थे, ठीक है, लेकिन प्लस ये लिंग्विस्टिक थे, लिंग्विस्टिक ज़्यादा थे। स्ट्रक्चरलिज्म में तो इन्हें डाल दिया गया। जो इनके वर्क्स होंगे तो ऐसा होता था ना, राइटर्स तो लिख देते थे लेकिन उसके बाद में जो डालते थे उनकी मर्जी होती थी कि उनका वर्क उस एरिया से बिलोंग करता है या नहीं करता है। सेकंड नंबर पे आते हैं नॉम चॉम्स्की। तो ये भी लिंग्विस्टिक थे, ठीक है, लिंग्विस्टिक, क्योंकि जब हम लैंग्वेज इन इंडिया की यूनिट कंप्लीट करेंगे 5 यूनिट, तब उस पर मैं क्लियर आपको समझाऊंगी नॉम चॉम्स्की के बारे में।
देन आते हैं जैक्स लाका। आप सोच रहे हैं लाका क्यों बोल रही हूँ, जबकि ये तो लैकन बोल सकती हूँ, लाकन बोल सकती हूँ। नहीं, देखिए जब रशियन होते थे या फ्रेंच होते थे और अदर्स राइटर्स होते थे तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन था ना, थोड़ा नेम का चेंज हो जाता था। जैसे कि एक हमारा था रोमन याकोबसन, जबकि उनकी स्पेलिंग में जे लगता है, ठीक है, वैसे ही है जैक्स लाका। फिर है मिशेल फुको। तो देखिए यहाँ पे भी नेम ऐसे ही चेंज हो जाता है, क्योंकि देखिए ये भी बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं, स्ट्रक्चरलिज्म में तो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इनका योगदान किस में रहा है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में रहा है। देखिए माइकल क्यों नहीं बोल रही हूँ मैं, मिशेल क्यों बोल रही हूँ, देखिए माइकल में ए लगता है और यहाँ पर ई है। और फोकॉल्ट क्यों नहीं बोल रही हूँ मैं, या फिर फोकॉल्ट क्यों नहीं कह रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर जो है फुको, ठीक है, ए साइलेंट हो गया है, एल साइलेंट हो गया और टी साइलेंट हो गया बोलने के लिए, तो यहाँ हो गया मिशेल फुको। फिर आती हैं जैक्स डेरिडा। जैक्स डेरिडा वैसे तो डिकन्स्ट्रक्शन के लिए बहुत फेमस हैं, उनकी बहुत सारी टर्म्स हैं, अफोरिया, ठीक है, डिकन्स्ट्रक्शन और बहुत सारी, जैसे कि मैं आपको जब इनका लेक्चर बताऊंगी तब मैं आपको क्लियर करती चली जाऊंगी। देन अब हम आते हैं अदर राइटर्स पे। देखिए जो लुइस एल्थुसर थे, ये भी बहुत फेमस हैं, लेकिन ये क्या थे, सिर्फ स्ट्रक्चरलिज्म में नहीं आए, ये थे स्ट्रक्चरल जो थे, क्योंकि इनका जो मेन एरिया रहा है वो मार्क्सिस्ट रहा है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि मार्क्सिस्ट प्लस स्ट्रक्चर, तो गलत नहीं होगा, ठीक है, मार्क्सिस्ट प्लस स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और रोलैंड बार्थ्स जो कि पोस्ट मॉडर्निज्म के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो इन्होंने भी अपने वर्क यहाँ पे, उनकी कुछ ऐसा होता है ना कि कोई राइटर लिखता है तो उसका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस उस चीज़ से पड़ता रहता है, तो वही चीज़ें हैं जो स्ट्रक्चरलिज्म में पाई जाती हैं। और ये लिटरेरी क्रिटिक भी रहे हैं। इनका एक वर्क था द डेथ ऑफ द ऑथर S&Z, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है। और फिर हम देख लेते हैं, यहाँ पर है नॉर्थरॉप फ्राई। तो नॉर्थरॉप फ्राई वैसे तो आर्कीटाइप के लिए आते हैं। आर्कीटाइप्स होते हैं मिथ्स, जैसे कि ये रामायण है, महाभारत है, ये क्या है, मिथ हैं, आर्कीटाइप हैं, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं और स्ट्रक्चरलिज्म में भी माने जाते हैं। फिर है चार्ल्स सैंडर्स पियर, ठीक है, चार्ल्स सैंडर्स पियर से बोलिए या पियर्सी बोलिए, जो भी आपको बोलना है, बट आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बट आज हम देखेंगे कि हमने इतना सब कुछ तो सीख लिया। जो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स से थे, 1889 में इनका बर्थ हुआ था, 1914 में इनकी डेथ हो गई थी, और ये अमेरिकन फ़िलासफ़र थे जिन्होंने प्रैग्मेटिज्म पर लिखा। प्रैग्मेटिज्म आप सोच रहे हैं व्हाट इज़ द मीन ऑफ प्रैग्मेटिज्म। मैं स्ट्रक्चरलिज्म से प्रैग्मेटिज्म में कैसे आ गई हूँ। देखिए, हम रंगोली बनाते हैं ना, सिर्फ एक रंग से तो नहीं बन सकती। हम खाना बनाते हैं किसी एक मटेरियल से या एक इंग्रेडिएंट से नहीं बन सकता, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। जैसे पेंटिंग के लिए हमें सबसे पहले चॉक यूज़ करना पड़ता है, चॉक से डिज़ाइन बनाना पड़ता है, फिर बहुत सारे कलर्स चाहिए, ग्रीन, ब्लू, येलो, पिंक, सारे, ठीक है। वैसे ही फूड है, अगर आप फूड मेकिंग कर रहे हो तो वहाँ पे सिर्फ आपको सॉल्ट नहीं चाहिए, ऑयल नहीं चाहिए, बल्कि सारी चीज़ों का मिक्सअप चाहिए। तो वैसे ही ये थियोरी होती थी, कोई ना कोई राइटर्स किसी ना किसी चीज़ से मिक्सअप हो जाता था। जो चीज़ स्ट्रक्चरलिज्म में आते हैं, कुछ कुछ ऐसे थे कि आर्कीटाइप में चले जाते थे, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में चले जाते थे, डिकन्स्ट्रक्शन में चले जाते थे, मार्क्सिस्ट में चले जाते थे। तो ये सब उनकी एक तरह से वर्क रहा है और इन्फ्लुएंस एक दूसरे से होते रहते थे। फिर है यहाँ पर मैंने बताया था चार्ल्स सैंडर्स पियर से। देखिए, मैं आपको पूरा डिस्क्राइब इसलिए करती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जो चार्ल्स सैंडर्स पियर से थे, मैं इसकी डेट ऑफ बर्थ बता चुकी हूँ, डेथ बता चुकी हूँ, और अमेरिकन फ़िलासफ़र थे, ये कंप्लीट किया है मैंने। और 20th सेंचुरी के थे, ठीक है, मॉडर्न एज के। तो इन्होंने सेमियोटिक्स पे बल दिया है, मतलब सेमियोटिक्स के बारे में बताया है। सेमियोटिक्स होता है स्टडी ऑफ साइन। आप सोचिए रहे, सॉसर ने भी तो किया था। सॉसर, ससुर जी बोल लीजिए आप, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो, क्योंकि सॉर, ठीक है, ससुर बोल लीजिए आप, तो कोई वो नहीं है। याद करने के लिए हम लोग थोड़े छोटे मोटे ट्रिक्स यूज़ कर लेते हैं, और नॉर्मली ऐसा होता ही है। उन्होंने क्या किया था, सॉसर ने, उन्होंने सेमियोलॉजी के बारे में बताया था, ठीक है, जिसमें साइन था,
सिग्निफायर था, सिग्निफाइड था। तो ये जब मैं उनका लेक्चर दूँगी तब मैं कंप्लीट करा दूँगी आपको। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। अच्छा, रिवीज़न, ओके फ्रेंड्स, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आपको रिवीज़न करा के जाऊँगी। देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म क्या है। कोई भी चीज़ होती है उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो बिल्डिंग हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, तो सभी का कोई ना कोई स्ट्रक्चर है। तो इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। और वो है इंटरडिसिप्लिन, सिंगल नहीं है, आइसोलेटेड नहीं है, इंटरडिसिप्लिनरी है। और मैंने अभी अभी उनके मेन राइटर बताए, फर्डिनेंड डी सॉसर, चार्ल्स पियर्से, रोलैंड बार्थ्स और नोम चॉम्स्की, बहुत सारे। तो ये आपको, ठीक है, बाय वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, क्योंकि स्पेलिंग्स है ना, तो उनको याद कर लेना चाहिए। आई थिंक you have got it completely, and thank you so much. Keep learning. If you like it, like, subscribe, and give your suggestions. Okay, thank you. Good night.